हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 3 जो है वो शुरू करना है। लेक्चर नंबर 3 में बेटा हम लोग जो आज स्टडी करने जा रहे हैं ना, उसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो है +2 की वो डील होगी, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। इसका नाम क्या है बेटा जी? कूलम्स लॉ। कूलम्स का नाम सुनते सार ही हमारे माइंड में एक बात आ जाती है, चार्जेस के बारे में। इसके बारे में, चार्जेस के बारे में। अब चार्जेस के बेस के ऊपर कोई लॉ पढ़ना हम लोगों ने, यहाँ सीधा माइंड में क्लियर होता है बात हम लोगों को ना। तो देखिए कि मैं क्या करता हूँ, ये दो चार्जेस जो हैं वो मैंने रख दिए इस ए पॉइंट और बी पॉइंट पे। एक को मान लिया Q1 और दूसरे को मान लिया Q2। एक को मान लिया Q1 और दूसरे को मान लिया Q2। और बेटा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो मैंने क्या सपोज कर लिया R। वो मैंने क्या सपोज कर लिया R। अब कूलम लॉ बेसिकली डिटरमाइन क्या करके देता है हम लोगों को? वो डिटरमाइन करता है फोर्स बिटवीन द चार्जेस। क्या डिटरमाइन करके देता है हम लोगों को? फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अब ये जो फोर्स है ना, ये दो तरह की हो सकती है। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। अब कंडीशंस है ना कि कैसे कैसे। अगर तो बच्चे Q1 और Q2 इक्वल है एंड सेम पोलैरिटी के भी हैं, मतलब यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, तो इनमें जो फोर्स पैदा होगी वो वाली फोर्स होगी बेटा हमारे पास रिपल्सिव फोर्स। कौन सी फोर्स होएगी? रिपल्सिव फोर्स होगी। और सेकंड केस ये बनता है कि अगर Q1 Q2 के बराबर में भी है और साइन इनके अपोजिट है, मतलब सेम पोलैरिटी नहीं है। कहने का मतलब Q1 नेगेटिव हो सकता है, Q2 पॉजिटिव हो सकता है, वाइस एंड वर्सा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स पैदा होगी उस फोर्स को बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? अट्रैक्शन फोर्स। क्या लिखेंगे? अट्रैक्शन फोर्स। क्या लिखेंगे? अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां से आपको ये पता लगा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और ये फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम के स्क्वायर की। तो ये इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट लॉ इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जितने भी यूनिवर्सल फोर्सेस होती है ना, उनमें हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो ओबे होते हैं। तो ज्यादा परेशानी कोई नहीं। पॉइंट इक्वेशन नंबर 1, पॉइंट इक्वेशन नंबर 2, कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आगे? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो बच्चे जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन खत्म होगा, हमारे पास एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। हमारे पास एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा और उस कांस्टेंट को हम लोग बच्चा जी बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या नाम दिया जाएगा उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या नाम दिया जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सो बच्चे, अब ये तो था सिंपल कूलम लॉ। ये क्या था मेरे पास? सिंपल कूलम लॉ। अब मैं कूलम लॉ
इन, अब मैं कूलम लॉ इन एसआई सिस्टम के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड यूनिट्स के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टैंडर्ड यूनिट में बेटा हमारे पास जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट रहता है ना, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन क्या होता है, इसको बच्चा जी हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है, परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करना, मतलब ये कितना परमिट करता है चार्ज को कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आए, मतलब फोर्स पैदा करें। हमारे पास जब एक चार्ज एयर में पड़ा है ना, एयर में, उसकी परमिटिविटी को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। और जब उसी चार्ज को हम उठा के किसी मीडियम में ले गए तो उसकी परमिटिविटी क्या हो जाती है, एप्सिलॉन। तो इन दोनों का एक रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास एक परमिटिविटी को हम फ्रेम में लेके आते हैं, एक परमिटिविटी को हम लोग फ्रेम में लेके आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। जो रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है ना, वो होती है मीडियम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी का रेशियो। मीडियम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी का रेशियो। ठीक है, तो मैंने अब k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लगाया, और यहां से बच्चा मैं एप्सिलॉन निकालना चाहता हूँ। तो एप्सिलॉन किसके बराबर में आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये k का वैल्यू निकल आया, और ये k का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कूलम लॉ के रिलेशन में। कूलम्स लॉ के रिलेशन में वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1/Q2, Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, इन आर स्क्वायर। और बच्चे अगर हम बात करें इन फ्री स्पेस, हम अगर बात करें फ्री स्पेस, तो एप्सिलॉन आर किसके बराबर में होता है, 1। फ्री स्पेस में बात करें तो एप्सिलॉन आर किसके बराबर में होता है, 1। तो फोर्स कूलम की कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और न्यूमेरिकल के लिए इसका डायरेक्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट करा हुआ है, दैट इज 9 इंटू 10⁻9। तो फोर्स किसके बराबर में आ गई फिर, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी कुछ ना कुछ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इस एब्सोल्यूट परमिटिविटी का बच्चा जो वैल्यू होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻−12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चा ये हमारे पास जो फॉर्म हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, कूलम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब पेपर में 1 मार्क का एक क्वेश्चन बड़ा आस्क होता है, बड़ा पूछा जाता है कि राइट द dimensional formula, write the
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है? m माइनस 1 l माइनस 3 t4 a स्क्वायर, t4 a स्क्वायर। ये 1 मार्क क्वेश्चन है बेटा सीबीएसई का, 1 मार्क क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। कर लिए, आगे चले। अब बच्चा हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी तो पढ़ ली, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। अब मैं आपको रिलेटिव परमिटिविटी जो है ना, रिलेटिव परमिटिविटी जो है इन टर्म्स ऑफ फोर्स समझाने जा रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ फोर्स समझाने जा रहा हूं बेटा मैं। सो अब बच्चे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स जो है वो समझने जा रहे हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ जो फोर्स है ना, वो मैं आपको जो है वो समझाने जा रहा हूँ। और इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर में है? फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। और इसमें एक और खासियत है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है ना, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, क्योंकि इसके भी न्यूटन होंगे, इसके भी न्यूटन, ये कट कट के क्या बना देंगे? डायमेंशनलेस आ जाएगा, एक डायमेंशनलेस आ जाएगा। ठीक है, इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चा हम कूलम लॉ का ही नेक्स्ट पार्ट जो है ना, कूलम लॉ का ही नेक्स्ट पार्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। वो है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो बेटा, मेरे पास ये एक चार्ज पड़ा है और ये मेरे पास दूसरा चार्ज पड़ा है एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी के ऊपर। जैसे कि हम लोगों ने अभी कूलम लॉ के बारे में बेटा पढ़ा, कूलम लॉ हमको बेसिकली क्या बताता है? कूलम लॉ दो चार्जेस के बीच में हम लोगों को फोर्स डिटरमाइन करके बताता है कि फोर्स एक्चुअल में उसमें अंदर है कितनी। और कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म क्या बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन क्या बता देगा हम लोगों को कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स किस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो लग रही है। इसका डिस्टेंस कितना बेटा हमारे पास? इसका डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया कितना है? r। इसका डिस्टेंस कितना है? r। अगर अगर ये q1 चार्ज q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, q1 चार्ज q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स कौन सी आएगी? F21। कौन सी फोर्स बनेगी बेटा जी? F21। तो वो क्या होगी? फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। और अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो Q1 के ऊपर फोर्स कितनी मैयर हो जाएगी? F12। कितनी मैयर हो जाएगी? F12। उसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब इसमें बेटे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को लेके आएंगे, फ्रेम में लेके आएंगे इसको। अगर Q1 Q2 की तरफ जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R12, और अगर B से A की तरफ आ रहा है तो R21। अगर B से किधर आ रहा है? A की तरफ आ रहा है तो R21, क्योंकि ये फर्स्ट है और सेकंड चार्ज। अब कूलम फोर्स, इसमें डिफरेंस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दोनों लॉ में डिफरेंस क्या था। जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पढ़ा वो स्केलर क्वांटिटी वाला पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये रिलेशन उसका फाइंड आउट करा।
सभी ने ये समझा है वीडियो के फर्स्ट पार्ट। तो इसमें वेक्टर फॉर्म का बात करने जा रहा हूँ ना, वेक्टर फॉर्म। इसका बात करने जा रहा हूँ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या है, अगर मेरे पास F12 है, अगर मेरे पास क्या है F12, तो F12 जो फोर्स लगेगी वो आ रही है 1/4πε0 Q1 Q2। F12 जो फोर्स लग रही है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था बच्चा मेरे पास, जब मेरे पास F12 फोर्स लग रही है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था, R21। तो ये आ गया R²21, क्योंकि यहाँ पर R² था। वेक्टर फॉर्म के करके इसके साथ मैंने एक क्या लगा दिया, यूनिट वेक्टर लगा दिया। क्या लगा दिया, एक यूनिट वेक्टर लगा दिया। और ये यूनिट वेक्टर किसके बराबर में होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड। इसके बराबर में होता है डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड। तो पुट करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²21 इंटू R वेक्टर 21 अपॉन R2 अपॉन R21। तो फोर्स 1 2 कितनी आ गई, फोर्स 1 2 आ गई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ 21 इंटू R21 वेक्टर, R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। अब देखिए, अगर सिमिलरली मैं F21 निकालना चाहूं तो वो क्या आ जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ 1 2 इंटू R वेक्टर 1 2। क्योंकि अगर 1 2 फोर्स थी तो 2 1 था, और अगर 2 1 फोर्स है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 2 है। तो देखिए बच्चा, R12 और R21 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और ये अपोजिट साइन शो कर रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव शो क्या कर रहा है कि दोनों क्या हैं, अपोजिट है। नेगेटिव शो क्या कर रहा है, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। इसको पॉइंट एज इक्वेशन नंबर 1 और इसको पॉइंट एज इक्वेशन नंबर 2 मानिए। तो 1 2 की जगह के ऊपर यहाँ पर आप क्या लगा दो, 2 1 लगा दो। तो F21 किसके बराबर में आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ 21 R वेक्टर 21 R वेक्टर 21, और साथ में क्या लगा दोगे, साथ में आ जाएगा मेरे बच्चे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन। को इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर कंपेयर करना है। अब आप लोगों ने 1 और 3 को आप कंपेयर करो। 1 और 3 को जैसे ही आप कंपेयर करोगे ना, तो दोनों में सेम आ रही हैं फिगर्स, फर्क कहाँ आ रहा है, सिर्फ नेगेटिव साइन का। तो हमारे पास F12 जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ F21। तो नेट फोर्स जो होगी इसकी, जो बेटा इसकी नेट फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, 0। और इसमें ये कौन से लॉ को ओबे करेगा, ये ओबे करेगा न्यूटन थर्ड लॉ को। ये किसको ओबे करेगा बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ को। किसको ओबे करेगा बेटा, ये न्यूटन थर्ड लॉ को। अब बच्चों, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं ना, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कूलम लॉ इन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये मेरे पास बेटा x, ये y और ये z। यहाँ पर मैंने
ओरिजिन सपोज कर लिया, ये मेरे पास क्या है ओरिजिन, और ये वेक्टर फॉर्म के साथ एक वर्ड इसमें लगाना पड़ेगा जो हम पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर फॉर्म। इसकी पोजीशन भी लोकेट करेंगे, बड़ी रोमांचक है इसमें ना, इसमें हम लोग इसमें पोजीशन भी क्या करेंगे, चार्जेस का लोकेट करेंगे। तो मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास चार्ज जो हैं वो किसी भी आर्बिटरी पोजीशन के ऊपर पड़े हुए हैं एक्स वाई प्लेन में ए और बी से। यहाँ पर जो चार्ज पड़ा है वो है Q1 और यहाँ पर जो चार्ज पड़ा है वो है Q2। तो मैंने इन दोनों चार्जेस को ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दिया, ये आ गया R1 वेक्टर और ये आ गया R2 वेक्टर, ये आ गया R1 वेक्टर और ये क्या आ गया R2 वेक्टर। और जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो फोर्स पैदा होगी F21, और जब Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा तो फोर्स होगी F12। जब A से B की तरफ जा रहा है ना तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 1 2, और जब B से A की तरफ आ रहा है तो वो होता है 2 1। वो क्या होता है 2 1, क्या होता है 2 1। तो 1 F2 का मतलब क्या है, फोर्स किसके ऊपर लग रही है 1 के ऊपर, किसके करके लग रही है 2 के करके, और 2 1 का मतलब क्या है, फोर्स किसके ऊपर लग रही है 2 पे, किसके करके 1 के करके। सो इसमें हम लोगों ने लगभग जो पिछले टॉपिक में हमने करी है ना, सारा कुछ वही बेसिकली पुट करना है, सिर्फ पोजीशन वेक्टर्स को फ्रेम में लेके आऊंगा मैं। देखो बच्चों, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स जो है ना वो भी बड़े जबरदस्त हैं। कूलम्स लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं बेटा वो भी क्या है, बड़े जबरदस्त हैं। वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट्स वीडियो के पार्ट में मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेके आऊंगा मैं उसमें आपको करवाऊंगा। तो आपको हर एक वीडियो के न्यूमेरिकल्स लेक्चर भी जो हैं वो टॉपिक वाइज हमारे चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने पिछले लॉ में ही से सारा मैंने जो था बना दिया। अब ये ओरिजिन है R1 R2 Q1, ये है Q2, और Q1 से ये Q2 की तरफ गया तो ये क्या हो गया R12, और 2 से 1 की तरफ गया तो क्या हो गया 2 1। ये फोर्स आ गई F21 और ये फोर्स आ गई F12। ये फोर्स कौन सी आ गई बेटा F12। तो इसमें +1 का थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। कौन सा कंसेप्ट लगेगा, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, according to triangle law of vector addition, sum of the shortest side is equal to the longest side। तो अगर चार्ज पहले Q1 जो था वो लोकेट था R1, फिर B तक पहुंचने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया उसका R12, और जब ये Q2 के पास फोर्स लगाने पहुंच गया तो हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर क्या निकल आया बेटा विद रिस्पेक्ट टू Q2। तो कैसे करेंगे, ट्राइंगल लॉ लगाएंगे इसके ऊपर, सबसे पहले Q1 के ऊपर sum of the shortest side is equal to the longest side। तो अगर हमने R12 निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली अगर 2 1 निकालना है तो वो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं F12 का,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब 21 इंटू R वेक्टर 21, ये था मेरे पास। ये किसके बराबर में आ सकता है? Q1 Q2 R21 किसके बराबर में है? R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये पहला आ गया। ये कौन सी फोर्स निकल आई आपके पास? 1 2। ये कौन सी फोर्स निकल आई बेटा आपके पास? 1 2। और सिमिलरली अगर आप 2 1 निकालना चाहते हो, अगर सिमिलरली आप 2 1 निकालना चाहते हो तो उसका क्या था? उसका क्या था बेटा मेरे पास? 2 1 का मेरे पास फोर्स 2 1 का क्या आना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और नीचे क्या आ जाना सिर्फ अब चेंज R2 माइनस यहाँ पर मॉड R2 माइनस R1 का वेक्टर का मॉड विद क्यूब और यहाँ आ जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में काफी डिटेल्ड में पढ़ा। मैंने आपको 3 तरह के कूलम्स लॉ करवाए। एक कूलम लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक करवाया, फिर मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में करवाया, फिर मैंने आपको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में करवाया। सो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा उनमें मैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, नीट लेवल न्यूमेरिकल्स और काफी सारे कंपटीशन लेवल जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे एंट्रेंस के, मैं सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर।